हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। ये आज हमारा सेकंड चैप्टर का जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है उसको हम लोग देखते हैं। कभी कभार क्वेश्चन जो है ना पूछ देता है। देखो एक्स्ट्रा पॉइंट्स में देखा जाएगा ना, तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा बस एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। ज्यादा इसमें रिवीजन करने की जरूरत है। बस आप लोग एक बार बस वीडियो को देखेंगे तो एक ही बार में आपको देखने से ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपका तैयार हो जाएगा। बस एक बार देखने की कोशिश करिएगा। देखो पहला जो है ना, ये सरीसृप पक्षियां जो स्तनधारी हो गई वो मनुष्य में आंतरिक निषेचन पाया जाता है। आंतरिक निषेचन का मतलब जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन जो होता है ना शरीर के अंदर होता है। तो सरीसृप हो गए, जितने सारे रेंगने वाली जीव है, पक्षियां हो गई, स्तनधारी हो गए, ये वो मनुष्य, सब में आंतरिक निषेचन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में 4 भ्रूण कलाएं पाई जाती है। यानी कि भ्रूण कलाएं जो होती है 4 होती है। एमनियोसिस कोरियोन होता है, आपका देखा जाएगा यॉक सैक होता है, और आपका एक कोरियोन होता है, और आपका चौथा जो होता है वो एलेंटॉइस होता है। तो एमनियन, कोरियोन, आपका एलेंटॉइस और एमनियन हो गया, कोरियोन होगा, और आपका एलेंटॉइस हो गया। ये 4 भ्रूण कलाएं पाई जाती है। ये अगला कह रहा है कि मनुष्य में यौक सैक एवं अवशेषी संरचना है, क्योंकि मनुष्य में एक सजीव प्रजक जो है आपका प्राणी होता है। यौक सैक जो होता है ना, आने वाले समय में क्या होता है, ये गायब हो जाता है। ठीक है ना। जो आपका बीच वाला जो भाग होता है, वो आपका जो भ्रूण होता है ना बच्चों, वो भ्रूण के चारों तरफ 4 दीवार होती है। इन चारों दीवारों में से जो पीछे वाला जो हिस्सा बनता है, जिसे हम यौक सैक कहते हैं, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो गायब हो जाता है। भ्रूण एवं एमनियन के बीच के स्थान को एमनियोटिक गुहा कहा जाता है। एमनियोटिक गुहा के ही अंदर एमनियोटिक फील्ड होता है। इसी एमनियोटिक फील्ड के अंदर जो होता है बच्चा जो होता है ना, मूव करता रहता है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मछलियां हो गई या एम्फीबियन हो गए, जंतु में बाह्य निषेचन होता है। इनमें बाह्य निषेचन का मतलब पानी के अंदर होता है। ये जो मछलियां हो गई या जो पानी के अंदर जो रहने वाले जो जीव होते हैं। एम्फीबियन का मतलब होता है उभयचर, जो पानी में रहे और जमीन पे रहे, उभयचर, उन्हें एम्फीबियन कहा जाता है। तो ये क्या करते हैं, अपने युग्मक जो होते हैं वो बाहर निकाल देते हैं, और बाहर क्या होता है, नर मादा आपस में मिलकर निषेचन की क्रिया कर लेते हैं। तो ये चीज है। अगला देखो इसमें क्या रहा है बच्चों, यहाँ पे देखो ध्यान से कह रहा है कि गर्भावधि पूर्ण होने पर गर्भाशय की पेशियों में तीव्र संकुचन प्रारंभ हो जाता है। बिल्कुल सही, क्योंकि 9 मंथ जैसे कंप्लीट होता है, पेशियों में जो यूट्रस होता है, यूट्रस के पास जो एंडोमेट्रियम की जो 3 दीवारें हैं, जिनमें मायोमेट्रियम होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है। कॉन्ट्रैक्टिंग से क्या होता है, आपका संकुचन उत्पन्न होता है, और संकुचन से धीरे धीरे पीड़ा उत्पन्न होती है, जिससे डिलीवरी में चांसेस जो होता है ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कि बेबी के बाहर आने का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में शिशु जन्म को प्रसव या पार्चुरेशन कहते हैं। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भ निक्षेप प्रतिक्रिया द्वारा पश्च पिट्यूटरी ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन जो होता है आपका स्रावित होता है, जिससे गर्भाशय में तीव्रता से संकुचन उत्पन्न होने लगता है। ये ऑक्सीटोसिन की जो हार्मोन के जो आपके इंजेक्शन वगैरह होते हैं, ये लास्ट डिलीवरी के टाइम पे दिया जाता है। अगर जिन महिलाओं की अगर जो पीड़ा होती है रुक रुक के आते हैं, तो ये ऑक्सीटोसिन देने से क्या होता है, उनकी जो पीड़ा होती है वो बढ़ जाती है और डिलीवरी जल्दी से हो जाता है। ये ऑक्सीटोसिन जो है ना गायों को भी दी जाती है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में दूध दे। हम इंसान के अंदर ये ऑक्सीटोसिन जो होता है ना फीमेल के अंदर, ये क्या करता है, ये आपके जो ब्रेन में ग्लैंड है जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं, ये वही से सीक्रेट होता है। ये दूध निकालने का भी आपका कार्य करता है। ठीक है ना, दोनों जगह कार्य करता है। डिलीवरी में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, और दूध को निकालने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ पे देखो दिया भी है। ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन को दुग्ध उत्प्रेक्षण हार्मोन, मिल्क इंजेक्शन हार्मोन भी कहते हैं। तो ये चीज आप इसमें याद रखिएगा। ठीक है बच्चों। तो ये थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला जो आपका नॉलेज वाली बात है उसको थोड़ा सा एक बार और देख लीजिए। एक्स्ट्रा की पॉइंट्स में देखो, एक्स्ट्रा की पॉइंट्स में देखो, अगला कह रहा है कि स्त्रियों में जनन काल जो होता है, यौना अवस्था जो होती है, वो 12 से 13 वर्ष से लेकर स्टार्ट होती है, और जो इनकी रजोरी वृत्ति होती है वो 45 से 50 तक चलता है। यौना अवस्था जो होती है ना, ये तो 13 से 14 साल तक स्टार्ट होती है, और इसी समय फीमेल जो होती है ना मासिक स्राव भी लाती है, जो 13 से 14 साल तक स्टार्ट होती है, लेकिन बंद कब होती है, 45 से 50 साल तक की अवस्था में बंद हो जाती है, जिसे मेनोपाज कहता है। स्टार्ट होता है तो मेनार्की, बंद होता है मेनोपाज, जो बीच में चक्र चलता है उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बालिका में जीवन काल में 4 रजोधर्म या ऋतुस्राव होने की घटना को रजोदर्शन या मेनार्क कहते हैं। ठीक है ना। जीवन काल में प्रथम बार, जब पहली बार लड़कियां जो होती हैं उनका जो ऋतुस्राव आता है, उसी को ही हम रजोदर्शन कहते हैं, यानी कि उसका क्या हो गया, मेनार्की स्टार्ट हो गया है।
अगला कह रहा है कि जनन काल में प्रति माह अंडाशय से केवल एक अंडाणु का अंडोत्सर्ग होता है। यानी कि प्रति माह क्या होता है बच्चों, हर अंडाशय से हर महीने एक अंडा निकलता है और इसी अंडे के निकलने की प्रक्रिया को हम अंडोत्सर्ग कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। और यही हर महीना अंडाशय से अंडा निकलता है तो शुक्राणु के साथ मिलता है तो महिला जो होती है गर्भ धारण करती है। अगला क्वेश्चन क्या है कि महामारी के समय लगभग 45 मिलीलीटर रुधिर एवं 35 मिलीलीटर सीरमी तरल का स्राव होता है। ये क्या होता है 35 मिलीलीटर क्या होता है, आपके रुधिर जो होते हैं ना, ब्लड जो होते हैं वो लॉस होता है। बेसिकली अगर देखा जाए जो ब्लड होते हैं ना आपके, उनमें मरे हुए सेल्स होते हैं, उत्तक होते हैं, एपिथेलियल सेल्स होते हैं, जिनका शरीर में रहने से कोई मतलब नहीं है, इनको शरीर के बाहर ही फेंक देना ही सही होता है। ठीक है, तो ये सारे ब्लड के साथ सारे टिश्यू सेल्स, एपिथेलियल सेल्स मिले होते हैं जो शरीर से बाहर पुट आउट होते हैं। अगला कह रहा है कि अंडाणु में सेंट्रियोल का अभाव होता है। बिल्कुल, सेंट्रियोल्स जो होती हैं उनके अंदर नहीं पाई जाती है। मनुष्य में फैलोपियन नलिका का तुम्बकीय स्थमस संधि स्तन निषेचन का स्थल है। यानी कि अगर देखा जाएगा ये फीमेल का क्या होता है, यूट्रस है। यूट्रस में देखा जाएगा ये जो होता है ना आगे वाला स्थमस होता है, पतला नैरो स्ट्रक्चर होता है, फिर बीच में ये फूल जाता है जिसे हम एम्पुला कहते हैं। ठीक है, और ये आगे चलकर फिर आपका फिम्ब्रेई में आगे खुलता है। तो ये जो बच्ची होती है ना, जो निषेचन की क्रिया होती है आपका वो आपका एम्पुला और स्थमस के जंक्शन पे ही होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। कह रहा है कि स्पर्मलाइसिन का एक अन्य घटक एक्रोसिन होता है। अंड के जोना पेलुसिडा असर को भेदने का भी ये कार्य करता है। ठीक है ना, जोना पेलुसिडा को क्या करता है बच्चों, भेद, क्योंकि एक्रोसिन जो होता है ना वो स्पर्म के अग्रभाग पे पाया जाता है, जो क्या करता है अंड को भेदने में इसकी सबसे बड़ी भूमिका होती है एक्रोसिन का, ये भी याद रखिएगा। शिशु में लिंग निर्धारण निषेचन के समय होता है। लिंग निर्धारण क्या होता है, देखो बच्चों, जैसे ये फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है ना, फर्टिलाइजेशन पे ही ये डिसाइड हो जाता है कि आने वाला जो शिशु होगा वो नर बनेगा कि मादा बनेगा। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा वैसे लिंग निर्धारण जो होता है वो क्लियर हो जाता है। लेकिन इसका जानकारी जो होती है ना वो 3 महीने में जाते जाते हमें पूर्ण रूप से मिल जाती है, यानी कि लिंग बन जाते हैं ना, लिंग बन जाता है आपका 2 से 2.5 महीने के अंदर, जिसे क्लियर कट आपको जवाब दिया जाता है कि आपके गर्भ में गर्ल है कि आपका बॉय, यानी कि बेबी गर्ल है कि आपका बेबी बॉय है। तो इसे आप याद रखेंगे। अगला आपका की पॉइंट्स देखा जाए बच्चों तो ये है हमारा, देखो कह रहा है कि आवर्त चक्र जो है ना केवल प्राइमेट्स में मिलता है। प्राइमेट्स अगर देखा जाएगा एक आपका हम लोग का ग्रुप है, उन प्राइमेट्स में आपके स्तनधारी आते हैं, बंदर भी आते हैं, एप्स भी आते हैं, उन्हीं के अंदर ये आतर्व चक्र चलता है। फिर देखो कह रहा है कि जिन कोशिकाओं से निश्चित जनन कोशिकाएं विकसित होती है उन्हें प्राइमेडियल जनन कोशिकाएं कहते हैं। अगला कह रहा है कि जनन काल के 9वें महीने में स्त्री के गर्भ में लगभग 3 से 4 केजी का गर्भ होता है तथा 1.5 केजी का अपरा उपस्थित होता है। अपरा क्या होता है बच्चों, प्लासेंटा होता है, जिससे क्या होती है बच्चे में वो भोजन होती है। अपरा से होते अम्बिलिकल कॉर्ड और अम्बिलिकल कॉर्ड से होते हुए बच्चे के अंदर जो होती है वो भोजन आपका जाता है। ठीक है, ये अपरा से ही क्या होते हैं बच्चों, अपरा में देखा जाएगा ना बहुत सारे मात्रा में ना ऑक्सीटोसिन वगैरह होती है। इन्हीं अपरा को सुखाकर उनसे दवाइयां बनाई जाती है, सीरम वगैरह बनाया जाता है, ऑक्सीटोसिन वगैरह बनाया जाता है। और फिर इन्हीं ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल क्या होता है फिर हम तक होता है। हम तक का मतलब आने वाले समय में जब गर्भधारण महिलाएं करती हैं तो उस समय प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन वगैरह हार्मोन्स का दिक्कत हो जाता है। दिक्कत का मतलब गर्भ को मेंटेन रखने के लिए सारी चीजें मेंटेन रखने के लिए ये सारे हार्मोन्स की आवश्यकता होती है, जो हार्मोन्स गोलियों के माध्यम से ली जाती है ताकि 9 महीने तक गर्भ मेंटेन रहे। अगला क्वेश्चन देखो कह रहा है कि इसमें द्वारा बनाया गए पोषक द्रव्य को गर्भाशयी दूध मिल्क भी कहते हैं। अगला कह रहा है कि एक स्त्री लगभग 32 वर्ष के जनन काल में 13 से 45 वर्ष में लगभग 450 अंड कोशिका जो ये उत्पादित करते हैं। यानी कि अगर देखा जाता है ना 32 वर्ष से अगर उसकी उम्र हो गई है तो 13 से 45 वर्ष में अगर देखा जाएगा इसका एज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए 45 वर्ष की अवस्था में जाते जाते ये लगभग 450 जो है अंडे जो होती हैं उनको उत्पादित कर देती है। प्रसव को हम लेबर पेन के नाम से भी जानते हैं, तो ये बिल्कुल है, प्रसव को लेबर पेन कहिए या प्रसव पीड़ा कहिए या डिलीवरी कहिए, बात आपका एक ही है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आप क्वेश्चन को और ध्यान में आप रखेंगे। ये सारे बच्चों ने 1-1 नंबर के क्वेश्चन है, आप थोड़ा एक बार इसको देख लेंगे ना तो थोड़ा सा ये आप ही को अच्छा रहेगा। आप अच्छा का मतलब क्या है कि बाई चांस 1-2 क्वेश्चन आपके बढ़ जाते हैं तो ये हमारा नॉलेज के लेवल के लिए भी हमारा सही रहेगा। देखो इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स में क्या कह रहा है कि रजोनी वृत्ति के बाद जो होती है स्तन ग्रंथियां जो होती है हमारी छिड़ हो जाती हैं, स्तन ग्रंथियां जो होती है छिड़ हो जाती है। फिर कह रहा है कि
देखो रजोनुवृत्त, ये जो यौनावस्था होती है ना, तो यौनावस्था में सबसे पहले क्या होती है, स्तन ग्रंथियों का डेवलपमेंट होता है, स्तनों का उभार होने लगता है, फिर धीरे धीरे महिलाओं के अंदर रजोना ये आपके मासिक स्राव जो होते हैं आपके स्टार्ट हो जाते हैं। द्वितीयक अंड कोशिका के चारों ओर एक झिल्ली समान आवरण पाया जाता है जिसे बच्चों जोना पेलुसिडा कहा जाता है। ग्रेफिन पुटिका के फटने से यह द्वितीयक अंड कोशिका मुक्त हो जाती है और फेलोपियन नलिका में प्रवेश कर जाती है। इसमें द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन शुक्राणु और अंडाणु में क्या होता है, प्रवेश करता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब अंडाशय के अंदर से अंडाणु जब बाहर निकलता है बच्चों, तो वो एक दीवार के साथ निकलता है जिसे जोना पेलुसिडा कहते हैं, याद रखिएगा। और ये जोना पेलुसिडा के अंदर जब 100 कोशिकाएं बन जाती है, यानी कि ब्लास्टुला स्टेज आता है, तो ब्लास्टुला स्टेज के बाद वो आपका एम्ब्रियो क्या होता है, वो इम्प्लांट होने के लिए एंडोमेट्रियम के पास जाता है। तो जैसे ही वो इम्प्लांट होने के लिए एंडोमेट्रियम के पास जाता है तो कुछ एंजाइम रिलीज होते हैं आपके जाइगोट के अंदर से, एम्ब्रियो के अंदर से, जिससे क्या होती है, वो दीवार टूट जाती है। तो इम्प्लांटेशन के पहले, इम्प्लांटेशन के जस्ट पहले वो दीवार हटती है, लेकिन बाकी फर्टिलाइजेशन वगैरह के बाद भ्रूण आपका यूट्रस में उतरने के बाद भी वो मेंटेन रहता है। ये हमेशा थोड़ा याद रखिएगा। कह रहा है कि प्राथमिक अंडक में अर्धसूत्री विभाजन प्रोफेज फर्स्ट अवस्था में ही अस्थायी रूप से रुक जाता है और किशोरावस्था में आने के बाद ये क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाएगा महिलाओं के अंदर, अगर जो महिला के अंदर बेबी गर्ल का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसी के अंदर क्या होता है, जो आपके एग वगैरह है वो बनने हो जाता, आधा तो बन जाते हैं, लेकिन आधा जब वो बच्ची बड़ी होती है, मन जब पैदा होकर बाहर निकलती है, 1 से लेकर 13 साल की अवस्था में क्या होता है, वो पूर्ण रूप से उसके अंदर क्या होते हैं बच्चों, अंडे की एक सीमित मात्रा रह जाती है, यानी कि 55 से 60 हजार की मात्रा में वो अंडे रह जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका जो सारा का सारा काम है, बच्ची अभी माँ के गर्भ में ही सारा काम स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मेल्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। जब मेल 13 से 14 साल की अवस्था में जाता है तो उसके अंदर जो टेस्टिस के अंदर जो सेल्स वगैरह होते हैं वो एक्टिव होते हैं हार्मोन्स के रिलीज होने की वजह से, यानी कि नर में माँ के गर्भ में रहने से उसका कोई मतलब नहीं है। जब वो 13 साल की अवस्था में जाएगा, यौनावस्था में जाएगा, जवान होगा, तब वो चीजें परिवर्तित होगी, तब बच्चों के अंदर चेंजिंग दिखाई देती है, यानी कि जो जवानी के लक्षण होते हैं, दाढ़ी मुछाना, सीने पे बाल आना, आवाज का परिवर्तन होना, शिश्न का और उनके वृषण के आकार आकृति में डेवलपमेंट होना, यानी कि विकास होना। अगला कह रहा है कि एक बालिका जब गर्भ में ही लगभग 25 सप्ताह की होती है तब तक उसमें वे सब उगोनिया, यानी कि जिसे हम अंड मात्र कोशिकाएं कहते हैं, वो बन जाती हैं, जो उसके पूरे जनन काल में अंड उत्पादित करती है। यानी कि पूरा अंदर डिसाइड हो जाता है कि आने वाले समय में 45 साल तक उसे कितना अंडा निकालना है। वो सारा का सारा काम जो है बच्चों माँ के गर्भ में ही हो जाती है। ठीक है ना। देखो यहाँ पे देखो कह रहा है कि अंडाशय कहाँ स्थित होता है। अंडाशय आपके गर्भाशय के जस्ट नीचे होता है। नाभिका किसे कहते हैं? नाभिका जो होती है वो हमारा हाइलम होता है, जो आपका अगर देखा जाएगा जो बीजांड होती है ना, आपका जो बीजांड होता है वहाँ पे फ्यूनिकल से क्या होता है, वो जुड़ा होता है। फ्यूनिकल और बीजांड के बीच का हिस्सा होता है। मानव में निषेचन क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो अंदर होती है। गर्भाशय के भीतरी स्तर को क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम कहते हैं। जन्मनाल किसे कहा जाता है? आपका जन्मनाल या बर्थ कैनाल जो होता है आपका वही है जो आपका प्लासेंटा के बाहर एम्बिलिकल कॉर्ड होता है, जन्मनाल जिसे कहा जाता है। यानी कि माँ का बच्चे से का जो कनेक्शन होता है यही जन्मनाल से होता है। जब बच्चा हो जाता है तो इसी जन्मनाल को यानी कि नाड़ी को क्या कर देते हैं बच्चों, हम लोग कट कर देते हैं, यही होता है। ठीक है ना। इसे अम्बिलिकल कॉर्ड कहा जाता है, इंग्लिश में, हिंदी में जन्मनाल कहा जाता है। स्तनों का विकास किन किन हार्मोन्स की वजह से होता है? तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से स्तन का विकास होता है। क्योंकि बच्चियां जब 13 साल की अवस्था में जाती है तो उनके ब्रेन से ये सारे हार्मोन रिलीज हो जाते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, जिसकी वजह से स्तन का उभार आने लगेगा। लड़कियां बड़ी होने लगेंगी, उनका जो गर्भाशय का साइज है वो भी बड़ा होने लगेगा, उनके कंधे भी चौड़े होंगे, उनकी जो आपका देखा जाएगा कमर है वो भी आपके बड़े होने लगते हैं, माने साइज उनका बड़ा होने लगता है। शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में क्या होता है? शुक्राणु जनन में शुक्राणु बनने की प्रक्रिया होती है और अंडाणु जनन में क्या होता है बच्चों? अंडाणु की बनने की प्रक्रिया होती है। और ये क्या होता है? सामान्यता तो यही है कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया जो होती है वो 13 से 14 साल की अवस्था में होती है और अंडाणु जनन की प्रक्रिया जो होती है वो माँ के गर्भ में बची रहती है, तभी ये प्रक्रिया आपकी क्या होती है बच्चों? स्टार्ट हो जाती है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी बच्चों। अगर वीडियो समझ में आ रही प्लीज 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 लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है, ताकि मैम को आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर मिल सके। अगला देखो बच्चों एक्स्ट्रा पॉइंट्स में क्या है। अगला ये कह रहा है ना कि अच्छे तंतु का अंतिम भाग जो होता है वो नग्न होता है, यही है अच्छे अग्न भाग क्यों क्या होता है? ये नग्न होता है। कह रहे कि मनुष्य का प्रत्येक शुक्राणु जो होता है सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अगर देखा है तो पतला होता है, लंबा होता है, लगभग कितना होता है बच्चों? 60 माइक्रोन का होता है।
स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, स्पर्म बनने की प्रक्रिया में क्या होती है कि शुक्राणु का सिर सर्टोली कोशिका में धंसा हुआ होता है। ठीक है, जब ये कुछ समय के बाद ये मैच्योर हो जाता है सर्टोली से इसका सर क्या होता है, छूट जाता है। अगला कह रहा है कि मूत्र मार्ग जो है शिश्न के शीर्ष पर मूत्रोजन छिद्र जो होता है वो बाहर खुलता है। शिश्न के आगे जो होता है पेनिस होता है ना, ये पेनिस जो होता है यहाँ पे ये मूत्र छिद्र होता है, यानी कि इसी से क्या होता है, ये मूत्र की जो क्रिया होती है वो बाहर होती है। मूत्र मार्ग शिश्न के शीर्ष पर मूत्रोजन छिद्र द्वारा खुलता है। कार्पस स्पॉन्जिसम में यूरेथ्रा जो होता है वो स्थित होता है। ठीक है ना, क्योंकि अगर इनको बच्चों अगर काटा जाए पेनिस को ऐसे, तो यहाँ पे आपको 3 टिश्यू दिखाई देते हैं। ठीक है ना, ये क्या होते हैं, ये कार्पस स्पॉन्जिसम होते हैं, और इन्हीं बीच वाले से क्या होती है, वो यूरेथ्रा जो होती है आपकी बाहर निकलती है। यूरेथ्रा से यूरिन बाहर निकलता है, जिसे पेशाब कहा जाता है। अगला क्या रह जाता है कि सेमी लोजिन द्वारा स्खलन के बाद वीर्य का स्कंदन होता है, जिसके कारण वीर्य जो होता है वो गाढ़ा होता है। ठीक है ना, सेमन का मतलब ये क्या होता है बच्चों, सेमन का मतलब जो होता है वीर्य होता है। उसी वीर्य में आपका शुक्राणु रहता है, और उस शुक्राणु क्या कहता है, भोजन खाता है। भोजन में क्या कहता है, फ्रक्टोज वगैरह खाता है। उसी जो दूधिया कलर का पदार्थ होता है उसी में उसका खाना रहता है, और उसी में शुक्राणु रहता है। अगला क्या रहा है, देखो यहाँ पे कह रहा है कि वीर मैथुन के समय स्त्री के जनन पथ को चिकना करके घर्षण को जो है वो कम कर देता है। ठीक है ना, ये चिकना कर देता है, जिसके आराम से क्या होता है, जो शिश्न होता है वो फीमेल के वजाइनल ट्रैक्ट में अंदर की तरफ प्रवेश कर सके। अगला क्वेश्चन है, अतिवृषण के पिछले भाग से देखा जाए 45 सेंटीमीटर लंबी एवं आंशिक रूप से कुंडलित नलिका निकलती है, जिसे शुक्रवाहिनी या शुक्रवाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, शुक्रवाहिनी का मतलब जो लंबी नली होती है, शुक्रवाहिनी की नली। ठीक है ना, ये इसलिए कहते हैं शुक्रवाहिनी की नली को ही हम काट की नसबंदी करते हैं, जिसे नर नसबंदी कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव में प्राथमिक लैंगिक अंगों को जनद भी कहा जाता है। ठीक है ना, जनद गोनेट्स के नाम से जाना जाता है। पुरुषों में जनन तंत्र उदर के श्रोणी क्षेत्र में स्थित है। श्रोणी क्षेत्र का मतलब होता है बच्चों पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन जानते हो क्या होता है, अगर ये मान लो अगर इंसान है, ये इसका मान लो अगर ये बॉडी है, तो ये वाला जो हिस्सा होता है बच्चों नीचे जो इसकी टांग होती है, इसके टांग के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसी को ही हम पेल्विक पार्ट कहते हैं। पेल्विक पार्ट में मेल हो चाहे फीमेल हो, उसी का वहां पे जनन अंग स्थित होता है, ध्यान में रखिएगा। अगला कह रहा है बच्चों कि जंतु जगत का सर्वाधिक सुविकसित एवं क्या होता है जटिल प्राणी जो होता है वो कौन है बच्चों, हम मनुष्य ही है। अगला कह रहा है कि मनुष्य को जरायुज प्राणी कहते हैं। जरायुज प्राणी इसलिए कहते हैं बच्चों ना, क्योंकि हम एक सुविकसित बच्चे को जन्म देते हैं। डायरेक्ट एक बच्चे को जो जन्म देता है उसी को ही हम विविपेरस एनिमल कहते हैं, यानी कि जरायुज प्राणी कहते हैं। लैंगिक द्विरूपता क्या है, लैंगिक द्विरूपता जो होते हैं जिसमें नर और मादा आपके क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जरायुज शब्द का क्या अभिप्राय, जरायुज शब्द का अभिप्राय यही है कि हम इंसान जो होते हैं, जो जटिल वर्ग का जो प्राणी होता है, जब एक सुविकसित बच्चा यानी कि डायरेक्ट एक बच्चे को पैदा करता है उसी को जरायुज कहते हैं। वृषण जाल किसे कहते हैं, जहाँ पे क्या होती है वृषण जालिका आपस में खुलती हैं, वो एक वृषण जाल बनता है। वृषण जाल का मतलब बहुत सारे छोटे छोटे नलियां मिलती हैं वृषण के, वहीं से वृषण जाल से आगे नली निकलती है जिसे हम इपिडिडाइमिस के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, फिर वो एपिडिडाइमिस आपकी वासिफ्रेंसिया होती है बच्चों। वास ये जो वृषण जाल होता है, ये हमारा मान लो वृषण है तो यहाँ पे सब वृषण जाल है। फिर ये आपकी पतली नली निकलती है 10-12 जिसे हम वासिफ्रेंसिया कहते हैं। वासिफ्रेंसिया मिलकर बच्चों ये इपिडिडाइमिस बनाती है, और इपिडिडाइमिस आगे चल के आपका वास डिफरेंस बनाती है ये वाला, और इसी को काटते हैं तो पुरुष नसबंदी होता है। ठीक है, द्वितीयक लैंगिक अंग के 2 उदाहरण दीजिए। तो द्वितीयक लैंगिक अंग का अगर देखा, द्वितीय लैंगिक अंग का मतलब क्या होता है, जो हमारा लैंगिक प्रक्रिया में भाग न ले उसे हमारा द्वितीयक लैंगिक अंग कहते हैं। द्वितीय अंग लैंगिक जैसे हमारा दाढ़ी मुच्छे का आना, हमारे शरीर का विकास होना, ये सारी चीजें। वीर्य का लगभग 1/3 भाग कौन बनाता है, 1/3 भाग सबसे ज्यादा भाग जो होता है वह सेमिनल वेसिकल्स बनाता है, याद रखना। शुक्राशय द्वारा स्रावित प्रोटीन्स के नाम बताइए। आपका अगर देखा जाएगा एंजाइम्स वगैरह होते हैं, फ्रक्टोज वगैरह होते हैं। ठीक है, वीर्य में शुक्राणुओं की कितनी संख्या होती है, लगभग 20 से 30 करोड़ शुक्राणु होते हैं। किस ग्रंथि को मूत्र त्याग में कठिनाई होने पर ऑपरेशन द्वारा काट कर हटा दिया जाता है, वो हमारा होता है वो आपका पुरुष के अंदर पाई जाती है पैरोटिड कह रहे हैं, आपका एक ग्लैंड्स होता है। यहाँ पे ध्यान में देखिएगा, मेल के पास अगर देखा जाएगा 3 ही ग्लैंड, सेमिनल ब्लेजिक प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती है। क्या होती है बच्चों, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। डायग्राम में आपको दिखाते हैं, समझ में आ जाएगा। प्रोस्टेट ग्लैंड्स देखो ये वाला है जो दिख रहा है ना, यही है बॉक्स की तरह जो दिख रहा है ना, डोनट्स की तरह, ये जो है ना प्रोस्टेट ग्लैंड्स होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है प्रोस्टेट ग्लैंड्स होता है। एक इसका सेमिनल वेसिकल्स होता है, एक प्रोस्टेट ग्लैंड्स होता है, और एक हमारा बल्बुल यूथरल ग्लैंड्स होता है जिसे काउपर ग्लैंड्स के नाम से जाना
और ये पूरा पेनिस का स्ट्रक्चर है, यही आपका बीच का यूरेथ्रा है। बाकी ये सब मसल्स होते हैं और इसमें छोटे छोटे टिश्यू होते हैं। और लैंगिक उत्तेजना के समय क्या होता है, इन छोटे छोटे टिश्यूओं के अंदर ब्लड जो होता है वो भर जाता है, जिसकी वजह से ये सुडाइल हो जाता है और ये फीमेल के वजाइना ट्रैक में आसानी से ये प्रवेश कर जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये है इसका क्वेश्चन था। ये की पॉइंट्स है, आप लोग जरूर 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 से पढ़िएगा, इसको बनाने का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इसमें देखा है ना बच्चों, यही है। अगर इसको पेनिस को अगर ऐसे काटा जाए बच्चों, अगर ऐसे हम काट दें और काटने के बाद स्ट्रक्चर देखें तो यही इसके अंदर 3 टिश्यू दिखाई देते हैं। ये बीच वाला जो होता है ना, यही होता है कार्पस स्पॉन्जिशम होता है, और इसी बीच से ही क्या होता है, यूरिन पास आउट होती है। और ये 2 जो होते हैं कार्पस कर्मोशा होता है। ये सब टूनिका एल्बोजिनिया वगैरह, ये सब इसकी दीवारें वगैरह पाई जाती है। ठीक है, तो ये है इसमें आपका छोटा सा क्वेश्चन था बच्चों, और ज्यादा इसमें की पॉइंट्स नहीं है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा ये जो एक्स्ट्रा की पॉइंट्स बताया बच्चों, बस एक बार घूमते 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 आप लोग इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। ये आप ही के भले के लिए ही है, अगर आप ध्यान में रख लेंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाली परीक्षा में के लिए भी ठीक ठाक है, और आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम भी तैयारी हो गया, प्लस आपका नीट लेवल का भी तैयारी इसमें अच्छे तरीके से हो रहा है। क्योंकि अब आप बोर्ड्स के बाद अब डायरेक्ट आप अगर परीक्षा देना चाहे तो नीट के ही परीक्षा देंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा फॉलो करिए मैम को। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।